नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मोदी 3.0 का पहला बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया और लगातार 7वीं बार ये बजट पेश उन्होंने किया है। बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं। महिला, किसानों और युवाओं को सौगात दी गई है। बजट में टैक्स स्लैब को लेकर ऐलान किया है। 2/3 लोग नए टैक्स रिजीम में आए हैं। दोनों टैक्स रिजीम एक होंगे। सोना, चांदी, मोबाइल फोन सस्ता हुआ है। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बजट को लेकर बता रहे हैं, जहां पर 7वीं बार निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और कई वर्गों को इस बजट के माध्यम से राहत प्रदान करने की कोशिश की गई है। महिलाओं, किसानों और युवाओं को सौगात मिली है। वहीं बजट में टैक्स स्लैब को लेकर ऐलान हुआ है। 2/3 लोग नए टैक्स रिजीम में आए हैं। तो बजट में टैक्स स्लैब को लेकर अब 2/3 लोग इस नए टैक्स रिजीम के अंतर्गत आ रहे हैं। दोनों टैक्स रिजीम एक होंगे। इनकम टैक्स 1961 की समीक्षा भी की जाएगी। इसी के साथ महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए इस बजट में नए प्रावधान हैं और उनको सौगात मिली है। तो ये टैक्स स्लैब हम आपको दिखा रहे हैं। 0 से अगर 3 लाख तक आपकी वार्षिक आय है तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं जाएगा। 3 से 7 लाख अगर आय है तो उसमें 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख की आय में 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा और 10 से 12 लाख की आय में 15%। इसी के साथ 12 से 15 लाख की आय में 20% टैक्स लगेगा। तो आप अगर इस टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं तो इसको ध्यान से आप देख लीजिए कि आप कितना प्रतिशत टैक्स देंगे। तो ये नया टैक्स स्लैब है जिसको कि आज बजट के माध्यम से इंट्रोड्यूस कराया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण पढ़ दिया है और महिला, किसानों और युवाओं को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए गए। 3 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो नई दरें टैक्स की क्या है, जिसको लेकर इस बार सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा था, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर 7 से 10 लाख तक आपकी आय है तो उसमें आपको 10% टैक्स जरूर देना पड़ेगा। वहीं 12 से 15 लाख की आय में 20% टैक्स के दायरे में आप आएंगे और 3 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं है। 3 से 7 लाख तक अगर आपकी आय है वार्षिक तो आपको 5% टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। 7 से 10 लाख की आय में 10%, वहीं 10 से 12 लाख की आय पर आपको 15% टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा और 12 से 15 लाख तक की आय की अगर हम बात करें 20% आपको टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस कराया आज बजट में और क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सोना, चांदी ये सस्ते हुए हैं। इसी के साथ कपड़ा सस्ता हुआ है और सबसे ज़्यादा राहत सोना चांदी को लेकर है, क्योंकि इसे लेकर चिंता भी जताई जा रही थी। कई वर्गों ने इसे लेकर चिंता जाहिर की थी कि अब सोना लेना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस पर अब प्रभाव पड़ेगा, इसके दामों पर प्रभाव पड़ेगा और वो सार्थक प्रभाव होगा जो कि अब सोना, चांदी, कपड़े इनके दामों में पड़ेगा। कहा यह भी जा सकता है कि महिलाओं के लिए सौगात है, क्योंकि सोना, चांदी, कपड़े तीनों की शौकीन महिलाएं होती हैं। और क्या सस्ता हुआ है ये हम और भी आपको अप्लायंसेस बता रहे हैं। देखिए, मोबाइल अप्लायंसेस जो हैं उनके दामों में भी प्रभाव पड़ा है, वो सस्ते हुए। जूते, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की जो कीमतें हैं उसमें भी अब गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये देश का बजट प्रस्तुत हो गया है और ये टैक्स स्लैब हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि पहले क्या था, अब क्या है और कितनी बचत इसके बाद अब हो रही है आपकी। तो मोदी 3.0 का ये बजट पेश हुआ है। पहला बजट है जो कि प्रस्तुत किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने लगभग 1.5 घंटे के भाषण में। ये जो बजट है ये प्रस्तुत किया है। तो इसमें कई वर्गों को सौगात है और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके दामों में प्रभाव पड़ा है, यानी कि गिरावट अब देखने मिलेगी उनके दामों में। खासतौर पर अगर हम मोबाइल की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, क्योंकि वो इको फ्रेंडली भी हैं और उसे लेकर उसके दामों में प्रभाव पड़ेगा, उसके दाम कम होंगे। सोने चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। कपड़े, जूते, चप्पल, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि सस्ते हुए हैं टैक्स के बाद। हालांकि अब इसे लागू कब से किया जाता है ये देखना होगा, क्योंकि प्रक्रियाएं बहुत सी होती हैं। आज बजट भाषण अपना पढ़ दिया है निर्मला सीतारमण ने, उसके बाद अब आगे जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रारंभ की जाएंगी। लेकिन जो नया टैक्स स्लैब है वो अभी से लागू हो जाएगा और उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो टैक्स की अब नई दरें घोषित की हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत कर दिया है और देश के कई वर्ग ऐसे हैं जो कि इस टैक्स से उम्मीद लगाए बैठे थे। हालांकि सभी वर्गों के लिए ऐलान किए गए हैं। और चलिए बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अजय देवनानी जी हैं, आर्थिक मामलों के सलाहकार हैं, जानकार हैं, वो हमारे साथ होंगे इस चर्चा में। नवनीत गर्ग जी होंगे, सीए हैं नवनीत गर्ग जी। इसी के साथ जितेंद्र मिश्रा होंगे हमारे साथ, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे। बृजगोपाल लोया जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है, पक्ष रखेंगे। अमित चिमनानी जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हैं। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप सभी का स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहला सवाल नवनीत गर्ग जी मैं आप ही से पूछूंगी। टैक्स स्लैब को लेकर बहुत से लोग चिंता जाहिर कर रहे थे और अभी तो मुझे लगता है आईटीआर फाइल करने की भी तारीखें चल ही रही हैं। ये क्या प्रभाव पड़ा है अभी टैक्सेशन पे, ये समझा दीजिएगा जरा। देखिए, एक बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि पिछले 12 सालों से आयकर की जो, चलिए मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, माफी। भारत इस विकास के पथ पे चलेगा। शेयर बाजार में देखिए, बीएसई सेंसेक्स एक कंटिन्यूम है। अगर आप देखेंगे कि पिछले साल से आज तक 20,000 पॉइंट्स ऊपर बाजार चला गया है। हमारी आर्थिक विकास 8.2% तक पहुंची है, जो विश्व में एक रिकॉर्ड धारण किया है। भारत की विकास और प्रगति, जहां एक तरफ आर्थिक विकास बढ़ रही है, वहां महंगाई पूरे विश्व से सबसे कम है। हर एक क्षेत्र में अधोसंरचना में बढ़ोतरी हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 9.5 लाख करोड़ पिछले वर्ष था, 11.11 लाख करोड़ इस वर्ष का आकलन है। हमारी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी आज बन रही है, जो एक शुभ संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। नवनीत गर्ग जी माफी चाहूंगी, आपको उस वक्त रोका था मैंने। सर अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी बिल्कुल। देखिए, जो आयकर की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जो 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता और उसके बाद में 2,50,001 रुपए से टैक्स की गणना चालू होती है अगर हम पुराने टैक्स रिजीम की बात करें। साथ ही साथ अगर हम नए टैक्स रिजीम की बात करें तो 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता और 3,01,000 रुपए से टैक्स की गणना चालू होती है जी। तो ये दोनों ही टैक्स रिजीम में काफी समय से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में बदलाव नहीं हुआ था। करीब करीब 12 साल जहां तक मुझे याद आता है ये समय हो चुका है। तो 12 साल पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो थी आज भी वही है। एक बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में कोई ना कोई बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन वहां पर एक थोड़ी सी निराशा हुई है जहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को नहीं बढ़ाया गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन अपने चरम पर है और लोगों के लिए 2.5 लाख रुपए यानी करीब करीब 20,000 रुपए पर मंथ कमाना या 25,000 रुपए पर मंथ कमाने वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उससे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो फिर टैक्स की लायबिलिटी उसके ऊपर बन रही है। तो अभी हाल फिलहाल लेकिन पुराने टैक्स रिजीम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए टैक्स रिजीम में कुछ स्लाइटली परिवर्तन किया गया है, जैसे 3 से 6 लाख के बीच में जो 5% टैक्स लगा करता था उसको 3 से 7 लाख कर दिया गया है। तो जो 1 लाख का उन्होंने बढ़ाया है, ये जो 6 लाख 1 रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए तक पहले 10% की दर से टैक्स लगता था, 5% की दर से लगेगा। तो सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि उस 1 लाख की आय के ऊपर 5,000 रुपए की बचत किसी भी एक आम आदमी को हो जाएगी। सिमिलरली जो फिर 7 लाख से 10 लाख तक का टैक्स स्लैब है, जहां पर पहले 10% और 15% का टैक्स लगता था, अब उसको केवल 10% कर दिया गया है। तो वहां पर भी 15% से 10% पे टैक्स आ जाएगा। तो 1 लाख के ऊपर अगर 5,000 की बचत वहां हो जाएगी। कुल मिलाकर के 10 लाख तक की आय वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए का फायदा होने जा रहा है। बिल्कुल। और अगर सैलरीड पर्सन है तो वहां पर उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दिया है, यानी 25,000 का एक एडिशनल बेनिफिट उसको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट, अगर बहुत ज्यादा बात करें मैं आपकी तो बात को कंसीडर करती हूँ नवनीत गर्ग जी। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अजय देवनानी जी भी आर्थिक मामलों के सलाहकार हैं। अजय देवनानी जी, मेरा सवाल आपसे होगा, और जिस तरह के अभी बजट में उन्होंने भाषण प्रस्तुत किया निर्मला सीतारमण ने, जिसके बाद कई चीजों पर के दामों पर प्रभाव पड़ा है, खासतौर पर अगर हम सोने चांदी कपड़े जूते चप्पल इन सब की बात करें, मोबाइल अप्लायंसेस की बात करें, इनके दामों में प्रभाव पड़ा है। ये प्रभाव को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी जब मैं बातचीत कर रही थी, जिस तरह से
नवनीत जी भी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन अपने चरम पर है, अगर इन दामों को में घटौती होती है, ये घटते हैं, तो किस तरह का प्रभाव होगा देश में? जी नमस्कार। देखिए, इस बजट के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अमृतकाल का बड़ा महत्वपूर्ण बजट है और इसका रोड मैप विकसित और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत रखा गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हमारे बजट के साथ साथ हमारे आसपास की जो इकोनॉमीज हैं वो भी देखिए आपकी कैसे इस वक्त क्रैश हो रही हैं। सभी देशों की इकोनॉमी नहीं चल रही है ठीक, और आप देखेंगे ब्रिटेन में और अमेरिका में भी आने वाला चुनाव है, वहाँ पे कैसे इकोनॉमी बेस्ड और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सारा चुनाव चल रहा है। यहाँ बहुत सारे चेंजेस हो गए ब्रिटेन में। मैं ये मानता हूँ कि ये लगातार बहुत इंपॉर्टेंट बजट था। मोदी 3 टेन्योर का फर्स्ट बजट था देखा जाए तो, और इसमें जैसे एमएसएमई के लिए बात है तो एक क्रेडिट स्कीम आपकी स्क्रीन पे भी आ गया, क्रेडिट स्कीम गारंटी की बात की गई है। क्रेडिट स्कीम गारंटी के साथ साथ हम जैसे एमएसएमई को रिप्रेजेंट करते हैं तो एमएसएमई के लिए मुद्रा लोन को जो था उसका एक्सपेंडिचर किया गया। हमारी मांग हालांकि उसमें 50 लाख तक की थी, लेकिन उसको बढ़ा के 20 लाख किया गया। बहुत सारी कॉमोडिटीज देखिए, इंडियन जो इकोनॉमी है या इंडियन जो एमएसएमई मार्केट है, रिटेल मार्केट हम कहेंगे, वो बेस्ड है वेडिंग्स पे, टेक्सटाइल पे, और मोबाइल एक एसेंशियल कॉमोडिटी है। तो आज जो कस्टम ड्यूटी कम होने के कारण मोबाइल के रेट्स कम हुए या टेक्सटाइल के रेट कम गए, तो ये एक अच्छा फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है। साथ में 12 इंडस्ट्रियल पार्क की बात करी गई है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े विजन के साथ काम करके आगे बढ़ा है। 2 हमारी बड़ी मांगे थी कि जैसे एक नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी के साथ व्यापारियों को कुछ बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी कि जैसे मेडिक्लेम या बहुत सारे इंश्योरेंस कैटेगरी में व्यापारी नहीं आ पाता है, या मीडियम इनकम क्लास जो है आयुष्मान जैसी योजनाओं के अंतर्गत नहीं आ पाता, इनकम टैक्स पेयर्स नहीं आ पाता है। तो हमें ये लगा रहा था इस बार ये जो बजट है इन सब में ये सब बड़ी घोषणा हुई, लेकिन ये सब घोषणा नहीं हो पाई, इसको लेकर निराशा है। लेकिन ये जो घोषणा हुई जो जिसमें हमने अभी बात करी है मुद्रा लोन के ऊपर, या एमएसएमई के लिए क्रेडिट, जो वीक एमएसएमई है उनके लिए क्रेडिट गारंटी योजना, ये सब स्वागत योग्य हैं। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए बने हुए हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, संतुष्ट हैं बजट से? नहीं, देखिए, हमें बड़ी उम्मीद थी इस बजट से, इसको लेकर के हम आशान्वित थे कि मध्यम वर्गीय की दिशा में कोई सोच बनाएगी सरकार। आर्थिक सर्वे को भी ध्यान में नहीं रखा गया। उसने स्पष्ट कहा है कि कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि आय पर ध्यान देना चाहिए था सरकार को। यही एक वो रास्ता है जिसके माध्यम से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जा सकती है। अदरवाइज कोई रास्ता इस देश में नहीं मिलता है जो आपकी अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सके। आज रोटी कपड़ा मकान सस्ता करने की जरूरत थी, जिससे वो गरीब, वो मजदूर, वो मध्यम वर्गीय जो आज 10 सालों से महंगाई से जूझ रहा है उसको राहत पहुंचाने की दिशा में काम किया जा सके। लेकिन आप ये देखिए, सोना और चांदी सस्ता होता है, मध्यम वर्गीय आज 2 टाइम के भोजन को तलाश रहा है, मुश्किल से जुटा पा रहा है, और सोना चांदी सरकार कर रही है। मुझे लगता है बहुत ही निराशाजनक बजट है ये। इस पे उस गरीब, उस मध्यम वर्गीय के लिए ध्यान देने की जरूरत थी जिसका आज भोजन महंगा है, रोटी कपड़े को तरस रहा है, और आप सोना चांदी महंगा सस्ता कर रहे हैं, आप महंगे वाले मोबाइल सस्ते कर रहे हैं। उसका दूर दूर तक इन सब चीजों से लेना नहीं है। आज जरूरत थी किसान की एमएसपी पे बात की जाए। आज जरूरत थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में कुछ बात की जाए, जिसको आपने वादा किया था। आज उसको किसान को सस्ता खाद मिले, सस्ती बिजली मिले और सस्ता पानी मिले, ताकि वो कम से कम फसल का लागत मूल्य तो निकाल सके। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो श्रीमान जी, आप इस देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की और आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते। इस देश में 70% आबादी कृषि पर आधारित है। चलिए, मैं पूछ लेती हूँ, हमारे साथ तो बृजगोपाल लोया जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, मैं उनसे भी उनका पक्ष ले लेती हूँ। बृजगोपाल लोया जी, विपक्ष ने तो लड़ी लगा दी है आरोपों की और कमियां बता दी हैं। कहा है मध्यम वर्गीय परिवार पर ध्यान नहीं दिया, एमएसपी पर बात होनी चाहिए थी, उस पर ध्यान नहीं दिया, किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर बातचीत नहीं की है। अब मैं गिनवा भी नहीं सकती, मुझे लगता है आप सुन भी रहे थे। मैंने सब बातें सुनी है और मैं थोड़ा मेरे मित्र जितेंद्र जी को ये बताना चाहूंगा जरूर कि आपकी सरकार के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस पार्टी में आज के समय में ये माना जाता है कि कांग्रेस के आर्थिक मामलों को वही देखते हैं, तो पी चिदम्बरम साहब ने तो इसका स्वागत किया।
बजट की 20 चीजों का उन्होंने स्वागत किया है। आप उनका ट्वीट देख लीजिए कि जिस तरह सरकार ने एंजल टैक्स खत्म करने का साहस दिखाया, उसका मैं स्वागत करता हूं। जिस तरह सरकार ने वहां जो 1 करोड़ युवाओं को 500 MNC में या बड़ी कंपनियों में उनमें इंटर्नशिप करने की जो बात है, वो देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंटर्नशिप करने के लिए सरकार आपको राशि उपलब्ध करा रही है और सीधे 6,000 फर्स्ट टाइम में देगी और 5-5 हजार रुपए प्रति माह करके देगी 3 माह तक। तो मुझे लगता है कि ये देश में युवाओं के लिए अवसरों का नया द्वार खोलने वाला बजट है। दूसरी बात, जो मध्यम वर्ग की चर्चा कर रहे हैं, ये भी कहा है उन्होंने कि वित्त मंत्री ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ दिया है। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो, तो आपको तो फिर उसका स्वागत करना चाहिए। यदि आप बजट की आलोचना कर रहे हैं, हाँ, तो फिर तो आप राजनीतिक है। अब आप समझिए, ये दोनों बातें, यही तो चोरी पकड़ी जाती है। खुद कह रहे हैं कांग्रेस का पढ़ दिया और फिर कह रहे हैं कि बजट अच्छा नहीं है, यानी कांग्रेस का घोषणा पत्र अच्छा नहीं था। ये खुद कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के लोगों के साथ एक समस्या ये है कि इनकी कथनी करनी एक सी है। मैं जो विषय रखना चाहता हूँ वो बिल्कुल अलग है। हम तो इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं कि किस तरह देश में 18 लाख करोड़ का बजट 2014 का था, जो आज बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। और एक और सबसे खास बात है, कभी पहले सरकारों ने ये नहीं बताया है कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, मगर हमारी सरकार हर बार बताती है। और आज भी माननीय वित्त मंत्री जी ने ये कहा है कि हम 15 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास नए और बने, उसके लिए काम करने जा रहे हो। मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री आवास में मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य है, तो मेरे प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचेगा। वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा है कि 1 करोड़ घरों को हम 300 यूनिट तक उनका बिजली बिल ना आए, इसका प्रबंध जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, उसका भी आज ऐलान माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। जो शिक्षा था 5 लाख रुपए तक, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का काम किया है। इसके साथ में जो मुद्रा ऋण था, जिसकी सीमा 10 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर 20 लाख करने का काम किया है। MSME का जो सेक्टर था, उसको 100 करोड़ तक की ऋण उपलब्धता की बात की है। ये सारी चीजें युवाओं के हित में है, बाजार के हित में है और खास तौर से मध्य प्रदेश के भी हित में। और एक बात और कहूंगा, ठीक है, कि जो कह रहे हैं कृषि में, देखिए सब्सिडी को छोड़कर, फिर से इस बात को गौर करिए, जो उर्वरक सब्सिडी है उसे छोड़कर 1.56 लाख करोड़ रुपए, लगभग 160 लाख करोड़ रुपए, 1,60,000 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र को आवंटित किया। और उसके साथ साथ 2,66,000 करोड़ रुपए ग्रामीण विभाग को दिया गया है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास। और मैं अब देखिए कितना संतुष्ट हो पाते हैं कृषि वर्ग आपसे, क्योंकि अभी तो असंतुष्टि बहुत बड़े स्तर पर जाहिर कर रहे हैं किसान वर्ग। मैं लौटूंगी आपके पास लोया जी। अमित चिमनानी जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। अमित चिमनानी जी, छत्तीसगढ़ की मांगों को बेहतर समझते हैं आप, पूरी हो पाई है बजट से कि नहीं हो पाई? देखिए, छत्तीसगढ़ को तो मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो छत्तीसगढ़ को उनके 10 साल के कार्यकाल में केवल 85,000 करोड़ रुपए मिले थे। तो छत्तीसगढ़ के साथ तो मोदी सरकार का, एनडीए सरकार का जो नाता है हमेशा उन्होंने निभाया है। और जो टैक्स का जो दायरा वो जैसे जैसे वो बढ़ाते आए हैं, तो उससे राज्यों को लाभ मिलता है। और जो लोन मिलता है राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसमें भी छत्तीसगढ़ को हमेशा वो प्राथमिकता देते आए हैं, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट्स हों या सड़क के प्रोजेक्ट्स हों। विशाखापट्टनम तक जो रेलवे का एक बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसमें भी छत्तीसगढ़ को बड़ी मदद मिलती आई है जी। और मैं कुछ जवाब देना चाहूंगा। मैं कुछ एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, शायद कुछ कंफ्यूजन है उनके दिमाग में टैक्स रेट्स को लेकर के। 2.5 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की वो बात कर रहे थे, लेकिन वित्त मंत्री ने बताया कि न्यू टैक्स रिजीम, जिसमें 66% से ज्यादा लोग जिसे ऑप्ट कर रहे हैं, उसमें 7 लाख रुपए तक की आय पर रिबेट दी जाती है, यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं है। और ये एक ऐतिहासिक फैसला, एक आंकड़ा मैं दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। इस देश में सबसे ज्यादा जो टैक्स भरते आए हैं लोग हैं, वो है नौकरी पेशा लोग, जिनका टीडीएस कट जाता है। आप भी एक चैनल की एंकर हैं, आपका भी टीडीएस कटता है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि 64,583 रुपए तक जिसकी भी इनकम होती है, जिसकी भी
सैलरी 64,583 रुपए या उससे नीचे है, अब उसको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना है। ये है मोदी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि। 7,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं सैलरी वालों के लिए, क्योंकि 7 लाख तक की रिबेट है और 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अगर देश में रहने वाले 1.5 से 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ लोगों को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। जो टैक्स स्लैब के बारे में बात उन्होंने बोला उससे भी मैं सहमत नहीं हूं। मैं उसके कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 5,000 रुपए की ही फायदा होगा। 5,000 फायदा नहीं होगा। 7 लाख तक तो छूट है। 7 लाख के बाद अगर किसी की आय है तो सारे टैक्स स्लैब शुरू से बदल जाते हैं। 3 से 6 तक, 6 से 9 तक, 9 से 12, 12 से 15, ये सारे टैक्स स्लैब बदल गए हैं। तो 10 लाख तक आप आएंगे तो 3 स्लैब आपके बदल गए हैं, तो उसमें 30 से 35,000 रुपए का फायदा एक व्यक्ति को हो रहा है और नौकरी पेशा को 17,500 का फायदा हो रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा अलग है। तो ये तो बात थी टैक्स स्लैब की और छत्तीसगढ़ को क्या मिला उसकी। बात अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने गरीबों की गरीबों के लिए कुछ नहीं है, तो गरीबों को जो मुफ्त राशन मिल रहा है मैं अमित चिमलानी जी, मैं आपसे और इस पूरे मुद्दे पर पक्ष लूंगी। 5 सेकंड में खत्म करना चाहूंगा। जी कहिए 5 सेकंड का वक्त दीजिए। गरीबों की बात कही, मुफ्त राशन गरीबों को ही दिया जा रहा है। चप्पल अगर सस्ती हुई है तो गरीब चप्पल पहनता है। 3 करोड़ आवास अगर बनते हैं तो गरीब को काम मिलता है। 11 लाख करोड़ का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होता है तो गरीब को काम मिलता है। चलिए, मुफ्त राशन की बात तो बीजेपी अगर करा देती है अमित चिमलानी जी, फिर तो आप ही को सोचना चाहिए कि आपके देश में गरीबी कितने बड़े स्तर पर है। 80 करोड़ लोगों को आप बताते हैं बार बार कि मुफ्त राशन दे रहे हैं, यानी कि इतने लोगों के पास आय का साधन नहीं है क्या? मैं लौटूंगी आप सभी के पास, ये चर्चा जारी रहेगी।